आज की पत्रकार वार्ता में आप सभी खुला है? आ रही आवाज? आ रही पीछे नहीं आ रही है? अच्छा, अब आ रही है? आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी हैं, हमारे प्रदेश महामंत्री श्री कुंदन जी और लैंसडाउन क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय दिलीप रावत जी और मीडिया प्रभारी राज्य के हमारे श्री मनवीर सिंह चौहान जी हैं। आज की पत्रकार वार्ता में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण, इसके संबंध में जो भारत सरकार ने नए प्रावधान किए हैं उसी के संबंध में मुझे आप सबके समक्ष बात रखनी है। ये अधिनियम जो नया बना है ये केवल मनरेगा का नाम बदलना ही नहीं इसका उद्देश्य है, बल्कि ग्रामीण रोजगार नीति की फिर से पुनर्संरचना करना है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र हमारे मजबूत हों, ग्राम इकाइयां मजबूत हों और ये ग्राम सेंट्रिक योजना बने। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है और इस अधिनियम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को विकसित गांवों के माध्यम से साकार करने की ठोस कानूनी व्यवस्था का प्रावधान भारत सरकार ने किया है। यह अधिनियम राहत आधारित योजना नहीं है, बल्कि विकास आधारित गारंटी प्रदान करेगा। अब ग्रामीण परिवारों को जो ऐतिहासिक रूप से इसमें सुधार हुआ है, अब ग्रामीण परिवारों को 100 दिन नहीं बल्कि 125 दिन कानूनी रोजगार का अधिकार मिलेगा, जो पहले से 25% ज्यादा होगा। 15 दिन में काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता अनिवार्य होगा और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी भी कानूनन तय होंगे। अगर ये धनराशि जो वहां पर काम करने वाले हैं उसमें अगर कोई देरी होती है तो उस विलंब का भी सरकार के द्वारा इस प्रावधान में ये प्रावधान किया गया है कि उसकी भरपाई की जाएगी। यानी कि जो भी देरी होगी, वेतन भुगतान साप्ताहिक होगा और देरी होने पर स्वतः ही मुआवजा भी दिया जाएगा। और इसमें किसान हितों की भी स्पष्ट रूप से सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। खेती की बुआई कटाई के मौसम में अधिकतम 60 दिन तक योजना के काम कानूनी रूप से रोके जा सकेंगे, इससे किसानों की जो मजदूरी की कमी नहीं होगी, खेती की लागत नहीं बढ़ेगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था संतुलित रहेगी। स्पष्ट है कि यह अधिनियम किसान विरोधी नहीं है, जैसा इसके बारे में जिनको केवल विरोध करना है वो कह रहे हैं, बल्कि किसानों के प्रति ये बहुत संवेदनशील अधिनियम है। और इसमें मैंने जैसा शुरुआत में ही कहा कि ग्राम पंचायतों को और ग्राम सभाओं को असली ताकत प्रदान की गई है और इस योजना में कोई काम थोपे नहीं जाएंगे, बल्कि ग्राम सभा जो तय करेगी कि हमारे गांव में कौन से काम होने हैं, हमारी ग्राम पंचायत में किन योजनाओं पर धनराशि दी जानी है, उन्हीं योजनाओं के लिए धनराशि बनेगी। गांव की प्राथमिकताएं क्या होंगी, कौन से काम प्राथमिक होंगे, और ये सारी की सारी तय करने की जिम्मेदारी अब ग्राम सभाओं की होगी। कम से कम 50% कार्य सीधे अब ग्राम पंचायतों के स्तर पर कराए जा सकेंगे। जॉब कार्ड, पंजीकरण योजना निर्माण, सब ये ग्राम सभा के स्तर पर, स्थानीय स्तर पर तय किए जाएंगे। काम की क्वालिटी अच्छी हो और उसकी उपयोगिता भी हो। ये नहीं कि पहले के समय में कोई भी काम करवा दिया जा रहा है, बजट की खानापूर्ति की जा रही है, बजट खपाने के लिए केवल काम किया जा रहा है। इस प्रावधान में उन सभी को गुणवत्ता पर आधारित, उपयोगिता पर आधारित किया गया है। और अब बिखरे हुए जो 260 प्रकार के अब काम नहीं होंगे, बल्कि अब 4 स्पष्ट श्रेणियां होंगी।
एक जल संरक्षण का होगा, तालाब, चेक डैम, स्टाफ डैम, ग्रामीण अवसंरचना, सड़क, नाली, स्कूल, अस्पताल, आजीविका की परिसंपत्तियां, एसएसजी, सेट मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह के लिए कोई भवन इत्यादि बनाना है, सेट बनाना है, स्किल सेंटर बनाना है, हार्ट बनाना है, या आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी। अब इस अधिनियम के बाद आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी इसकी धनराशि लगाई जा सकेगी, जिसमें रिटेनिंग वॉल, ड्रेनेज, पिचिंग, इस प्रकार के काम होंगे। इस प्रकार के कामों से गांव में सबको काम भी मिलेगा और गांव भी मजबूत होगा, ग्राम सभा के लोग भी मजबूत होंगे। और इस अधिनियम में महिलाओं की सशक्तिकरण पर विशेष फोकस किया गया है। स्वयं सहायता समूह से जो जुड़ी हुई बहनें हैं उनके लिए स्किल सेंटर, उनके लिए भवन का निर्माण, ग्रामीण हाट, ये सब बनाए जाएंगे, जिससे महिलाओं को गांव में ही काम मिलेगा, उनकी आजीविका बढ़ेगी, रोजगार के साधन उनके होंगे। इसके अतिरिक्त तकनीकी आधारित इसमें ट्रांसपेरेंसी का भी प्रावधान किया गया है। भ्रष्टाचार पर सीधा प्रहार किया गया है, जैसे कि बायोमेट्रिक हाजिरी, जियो टैगिंग और जीएसआई मैपिंग, मोबाइल ऐप, सार्वजनिक डैशबोर्ड, एआई आधारित फ्रॉड डिटेक्शन, साल में 2 बार अनिवार्य रूप से सोशल ऑडिट का भी प्रावधान किया गया है। इन सभी तकनीकों का प्रयोग इस योजना को भ्रष्टाचार मुक्त रोजगार गारंटी योजना बनाता है और साथ ही जो इसका प्रशासनिक ढांचा है, उस प्रशासनिक ढांचे को भी इससे मजबूती मिलेगी। जैसे ग्राम रोजगार सहायक, फील्ड असिस्टेंट, तकनीकी सहायक आदि इस योजना की रीढ़ है, जो मुख्य रूप से इस योजना को संचालित करते हैं या धरातल पर उतारने का काम करते हैं, समन्वय का काम करते हैं। इनके प्रशिक्षण के लिए, इनके मानदेय के लिए और इनकी मॉनिटरिंग के लिए जो पहले प्रशासनिक खर्च 6% की धनराशि इसमें सुनिश्चित थी, 6% की धनराशि का प्रावधान था, उसको बढ़ाकर 9% किया गया है, यानी कि 3% धनराशि इसमें बढ़ाई गई है। इससे काम की क्वालिटी बढ़ेगी, भुगतान समय पर होगा और मॉनिटरिंग और मजबूत होगी। और इससे इस प्रावधान के बाद, इस अधिनियम के बाद वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित होगा, यानी कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनेगा और राज्यों को भी लाभ होने वाला है। जैसे कि कहीं पर यह दुष्प्रचार भी हो रहा था कि इस अधिनियम के आने के बाद राज्यों को इसके लिए हानि होगी, राज्यों को कम धनराशि मिलेगी, ऐसा नहीं है। केंद्र और राज्य के अनुपात को देखें तो इससे सामान्य राज्यों की श्रेणी में हम लोग नहीं है, उसमें जो अन्य हमारे जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन राज्यों को 60-40 के अनुपात होगा, यानी कि 60% धनराशि इन राज्यों में भारत सरकार की होगी और 40% धनराशि राज्य की होगी। और हमारे जैसे हिमालयी राज्य, पूर्वोत्तर राज्य, नॉर्थ ईस्ट के, वहां पर 90-10 का अनुपात होगा कि 90% धनराशि केंद्र सरकार की होगी, 10% उन राज्यों की होगी। अब स्पष्ट वार्षिक बजट होगा। जैसे पहले अनिश्चितता होती थी कि कितना बजट आएगा, कितना आएगा, कम आएगा कि ज्यादा आएगा, ये धनराशि भी अब स्पष्ट रूप से वार्षिक बजट में इसका निर्धारण होगा। और इस अधिनियम के अंतर्गत उत्तराखंड और हमारे जैसे हिमालयी राज्य, उनको केंद्र सरकार का 90% इसमें से जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, वित्तीय सहयोग मिलेगा, जिससे राज्य पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा और हमारे राज्य के बहुत सारे काम आगे बढ़ेंगे, ग्रामीण विकास और तेज होगा। एसबीआई द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार इस अधिनियम से राज्यों को करीब 17,000 करोड़ का शुद्ध लाभ होगा, यानी कि अधिक 17,000 करोड़ मिलेगा। और इससे ये भी भ्रम टूटेगा कि यह योजना राज्यों को अधिकार कम करती है, यानी कि ये जो भ्रम है, ये भ्रम टूटेगा। इस योजना से राज्यों के अधिकार कम नहीं होते हैं, बल्कि उनको अधिक लाभ होता है। और जो विपक्ष है, जो कई बार कोई भी योजना प्रधानमंत्री जी लेकर आते हैं, देश के अंदर कोई अच्छा काम होता है तो भ्रम फैलाने का काम करते हैं, एक फैब्रिकेटेड माहौल बनाने का काम करते हैं। ये योजना गरीब विरोधी नहीं है, बल्कि गरीबी के मूल कारण उस पर प्रहार करने वाली योजना है।
गरीबों के उत्थान के लिए, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को, जिसको सचमुच इस धनराशि की आवश्यकता है, उसके विकास में पैसा लग सकता है, उनके लिए ये बहुत लाभकारी होने वाली है। जबकि पहले मनरेगा के समय में औसतन सिर्फ 50 दिन काम मिलता था, रोजगारी भत्ता भी लगभग, बेरोजगारी भत्ता भी लगभग केवल कागजों पर था, वो मिलता नहीं था। और कई सारे जगह पर अनियमितताएं बड़े पैमाने पर पाई गई कि जिस काम के लिए एक ही साल मिट्टी भरी जा रही है, फिर अगले साल भी वही मिट्टी भरी जा रही है, तीसरे साल भी वही नाली बन रही है। तो इस प्रकार के कई सारे जो है उसमें खामियां थी। और जो विकसित भारत जी राम जी में है, अब उसमें ज्यादा दिन काम मिलने वाला है, तय समय पर वेतन मिलने वाला है, काम का जो धनराशि वो मिलने वाली है, और कानूनन जो जवाबदेही है वो भी होने वाली है, तकनीकी आधारित ट्रांसपेरेंसी है। और हमारे राज्य के लिए ये इस योजना का बहुत महत्व है। पर्वतीय और आपदा संवेदनशील राज्य के रूप में हमारे राज्य में, जहां ये जल संरक्षण, आपदा प्रबंधन और ग्रामीण जो विकास है, अवसंरचना है, हमारे लिए बहुत जीवन रेखा है। इन कार्यों में इस अधिनियम से बहुत लाभ मिलने वाला है। यह अधिनियम उत्तराखंड के गांवों को और अधिक आत्मनिर्भर बनाएगा और सुरक्षित बनाएगा, और जरूरतमंद जो हमारे समूह हैं, अन्य ग्राम सभाएं हैं, ग्राम पंचायतें हैं, उनके विकास को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान इस योजना का होने वाला है। और मैं कहूं तो विकसित भारत जी राम जी अधिनियम से एक तो ये गरीब लोगों को काम देगा, किसानों को सुरक्षा देगा, महिलाओं को सुरक्षा के साथ साथ सशक्तिकरण और सम्मान देने का काम करेगा, और गांव का विकास करेगा। और विकसित भारत 2047 के लिए मजबूत नींव साबित होगा, क्योंकि हमारी ग्राम सभाएं मजबूत होंगी। क्योंकि विकसित भारत बनना है तो विकसित भारत के लिए हर एक ग्राम सभा भी विकसित होनी चाहिए, हर एक ग्राम सभा में वो सब सुविधाएं होनी चाहिए। तो इस अधिनियम के बनने के बाद सीधे सीधे उसका लाभ मिलने वाला है। और पहले की अपेक्षा इसमें धनराशि भी, जहां पहले लगभग 88,000 करोड़ की वो थी, तो उसको बढ़ाकर 1,51,000 करोड़ इस बार किया गया है। एक बड़ा मैं कहूं कि उछाल इस योजना के माध्यम से देश के विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए धनराशि दी जाने वाली है। तो मुझे लगता है कि विकसित भारत जी राम जी, ज्यादा दिन काम, स्पष्ट योजना और पैसा समय पर मिलने की व्यवस्था है, इसलिए यह मनरेगा से ज्यादा प्रभावी भी है और ज्यादा भरोसेमंद है। ठीक, मुझे लगता है कि मैं है। और बताइए। आपदा प्रबंधन के यहाँ से कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? नहीं, देखिए, हमारे जैसे राज्य के लिए मैं कहूं तो, क्योंकि हमको प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में आपदाओं का बहुत सामना करना पड़ता है, चाहे वो हमारा सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्र हो, सीमांत क्षेत्र हो या मैदानी क्षेत्र हो। तो कभी हमको भूस्खलन के रूप में, कभी हमको अत्यधिक जल भराव के रूप में, कभी हमारे यहाँ बादल फटते हैं, कभी यहाँ हिमस्खलन होता है। तो आपदा प्रबंधन की दृष्टि से योजना बहुत महत्वपूर्ण है। और इस योजना से हम, चूंकि जो धनराशि हमको मिलेगी वो हम वहां के आपदा से होने वाला जो नुकसान है उसकी भरपाई कर सकते हैं, वहां पर उन कामों को ठीक कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी जो है एक्शन करके जल्दी से जल्दी जो है वहां पर त्वरित रूप से लोगों को सहायता पहुंचा सकते हैं। एक सवाल और भी था, क्योंकि सरकार और संगठन यहाँ दोनों ही साथ में है, तो प्रदेश में बड़ा विषय चल रहा है इनका भेजदारी हत्या का, उसको लेकर अपडेट क्या है? देखिए, ये जो प्रकरण है ये बहुत ही संवेदनशील है, और हम सब लोगों के लिए, क्योंकि राज्य की दृष्टि से हम सब की बेटी बहन, जो भी उस समय में घटना हुई वो बहुत ही हृदय विदारक घटना थी, और हम सब लोग बहुत आहत हुए। क्योंकि मैं उस समय भी राज्य के मुख्य सेवक के रूप में था, और मेरे को जैसे ही जानकारी मिली, क्योंकि मरुड़ आपने पूछा है तो मुझे बताना चाहिए, कई सारे मीडिया के मित्रों ने बीच में ये भी कहा कि मैं इसमें बात भी नहीं कर रहा हूं। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ और थी, लेकिन ये महत्वपूर्ण विषय है, ये सबके ध्यान में आना चाहिए। और तो जैसे ही मेरे को मालूम चला, सूचना आई कि इस प्रकार की घटना हुई है, हमने तत्काल पुलिस विभाग को
अन्य प्रशासन को तत्काल कहा कि जैसे भी होता है सब जो भी इसके आरोपी हैं या जिनके ऊपर आरोप हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए, कोई पकड़ से बाहर नहीं जाना चाहिए और तत्काल उन सभी वो 3 के 3 जो आरोपी थे उस समय के वो तीनों को गिरफ्तार किया गया और जिस स्थान पर उन्होंने बताया वहां से बॉडी को रिकवर किया गया। फिर जो कार्रवाई होती है समस्त औपचारिकताएं जो कानूनी रूप से होती हैं वो पूरी की गई और पूरी करने के बाद तत्काल ही हमने महिला आईपीएस अधिकारी के चेयरमैनशिप में या कहिए उनके नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया, एसआईटी जांच का गठन किया और एसआईटी ने अपनी पूरी जांच करी, हर एक पहलू पर जांच करी। परिवार के लोगों से भी एसआईटी मिली, अन्य लोगों से भी मिली जिन लोगों को भी इस केस के बारे में जो भी जानकारियां थी और इसमें विज्ञापन भी निकाला गया, अखबार में भी दिया गया, संचार के माध्यमों से बताया भी गया किसी के पास भी अगर कोई जानकारी हो तो वो एसआईटी को उपलब्ध कराए। और पी रेणुका देवी उस समय उस एसआईटी को हेड कर रही थी जो अभी सीबीआई में ही कार्यरत हैं, यहां से उनका सीबीआई में ही जो है इसके बाद डेपुटेशन से वो हमारे राज्य के अधिकारी हैं, यहाँ के कैडर की हैं लेकिन अब सीबीआई में काम कर रही हैं। और एसआईटी ने पूरी काम करने के बाद उसके बाद उसमें कई सारे पहलू आए बीच में। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई इसमें जानकारियां ये भी होनी चाहिए, कुछ और जुड़ना चाहिए। उन्होंने कहा जिसके पास भी जो भी जानकारी है हमको दे दे या न्यायालय में दे दे, जहां भी देना हो दे। अंततः लोग सीबीआई की जांच के लिए उस समय में न्यायालय में भी अर्जी लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी लोगों ने उसको सुना। सुप्रीम कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी और जो सेशन कोर्ट है वहां पर इस पर लगातार कार्रवाई चलती रही और जो मजबूत पैरवी थी उसी मजबूत पैरवी का परिणाम था कि उन्हीं तीनों आरोपियों को आजीवन कैद की सजा सुनाई गई। अब इधर एक प्रकरण ये आया है कि ऑडियो एक आया है और ऑडियो में उन्होंने कई लोगों के नाम लिए हैं अलग अलग प्रकार से और हमने कहा कि भाई ऑडियो की जांच करी जाए और जांच के लिए जो है एक एसआईटी का गठन भी कर दिया गया इसमें। और जिन लोगों ने ऑडियो पर बात की है उनसे भी बात करने का पुलिस ने प्रयास किया है। अच्छा होगा कि वो सब लोग अपना ऑडियो जो उन्होंने बोला है उसकी कुछ सत्यता वहां पर आ जाए और सत्यता आते ही हमने कहा है कि हम सभी प्रकार की जांचों के लिए भी तैयार हैं। हम कहीं पर ऐसा नहीं है क्योंकि हम भ्रम की स्थिति भी राज्य के अंदर नहीं बननी चाहिए और हमारा ऐसा ट्रैक रिपोर्ट रहा है कि अगर कोई गलत काम करेगा, कहीं भी कोई दोषी होगा तो किसी कीमत पर भी वो छूट नहीं पाएगा, चाहे कोई हो, किसी भी कीमत पर वो छूटने वाला नहीं है। लेकिन ऑडियो की सत्यता, ऑडियो में तो बहुत सारी बातें उन्होंने करी है। एक में वो ऑडियो में ये भी कहते हैं कि मैं पार्टी का अध्यक्ष बनने वाला हूं, जो हमारे महेंद्र जी बैठे हैं यहाँ पर, वो ये भी कह रहे थे। अब पता नहीं आप सब लोगों ने भी सुना होगा, उन्होंने अन्य बातें भी बहुत सारी की गई हैं। आज ऑडियो में वो एक नाम ले रहे हैं, कल को किसका नाम लेंगे। तो इसलिए सारी सत्यता, सारी जो जांच परख है, एफएसएल है, उसका करवाने के बाद हमने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर अगर कोई दोषी होगा तो बिल्कुल छूटने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर ऐसी बात है कि इसमें एक दो ऑडियो पर बात होती है, ऑडियो के पास बात होने के बाद सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस देहरादून में नहीं होती है जी, देहरादून से सीधे दिल्ली होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर एक ऑडियो के आधार पर इतना बड़ा बवंडर राज्य के अंदर किया जा रहा है। हम भी राज्य के अंदर काम करते हैं, हमने भी ईमानदारी से काम किया है और कोई भी अगर किसी के पास भी कोई सबूत होगा तो मैं बिल्कुल आप सबके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, कोई छूटने वाला नहीं है। हाँ, अगर देखिए हिंदुस्तान के अंदर उम्र कैद की सजा बहुत बड़ी सजा होती है और किसी को उम्र कैद की सजा मिली हुई है, अगर कोई उसमें और होता, कोई और होता तो वो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो उसका नाम नहीं बताते, उसका नाम जरूर बताते। और एक ऑडियो में वो आपस में बात करते हुए यह भी कह रहे हैं, एक में कह रहे हैं कि इसकी हत्या हुई है, बेटी के बारे में कहते हैं कि हत्या हुई है
और दूसरे में कहते हैं कि इसने आत्महत्या कर ली। अब इनकी कौन सी बातों को सच माना जाए? मैं तो आप ही लोगों से पूछता हूँ, आप ही लोगों में से कोई अगर किसी का कोई प्रश्न हो इस बारे में, तो एक में कहते हैं कि हत्या हुई है और दूसरे में खुद ही कहते हैं कि इसने आत्महत्या कर ली। अगर हम इनकी आत्महत्या की बात मान लें तो कहीं ऐसा तो नहीं कि न्यायालय में जाके इससे उनको इसका कहीं ना कहीं इस रूप में भी कोई जो है कोई षड्यंत्र तो नहीं चल रहा है? इतनी बड़ी सजा हो चुकी है, हम हर जांच के लिए तैयार। हमने कब मना किया कि हम कोई जांच नहीं करवाएंगे? सर एक सवाल ये भी है कि जो आप देख रहे हैं कि लोग सड़कों पर हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, और अब धीमे ही सही लेकिन बीजेपी के संगठन में भी आवाज उठ रही है कि जन भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। लोग सोशल मीडिया पर भी, अगर आप ही का नाम आ जाएगा तो क्या करेंगे कल? जन भावनाओं नहीं, पहले मुझे आप बताइए, आपका नाम आ जाएगा तो क्या करेंगे? अगर आपका नाम कह दे वो ऑडियो वाला तो क्या करेंगे बताइए पहले मुझे। नहीं, इस विरोध को नहीं, अभी इस देखिए विरोध है। हम लोगों ने कहा है कि हम कोई चीज हम जांच करवा रहे हैं, एफएसएल के लिए बुला रहे हैं। अगर उनके पास सत्यता है, कोई बात है, तो भाई वो भाग रहे हैं ना, उनको हम ढूंढ रहे हैं। आपको पता है वो कहाँ है? आप ला दीजिए ना भाई साहब, प्लीज आप हमारी मदद कर दीजिए ना, राज्य की मदद कर दीजिए, प्रशासन की। क्या उनके पीछे कोई ऐसे लोग हैं जो पार्टी के अंदर है या उन्हें कौन बैकअप कर रहा है? इसका हौसला कैसे जानेगा? अब देखिए, ये तो सब जांच में ही स्पष्ट होगा, लेकिन हमारा तो ये कहना है कि भाई उनको आना चाहिए। उनको बिल्कुल इसके कारण से राज्य के अंदर इस प्रकार का माहौल बना है, तो उनको आकर इसका जवाब देना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आखिर किस आधार पर उन्होंने कहा है। और जो भी होगा, चूंकि जांच चल रही है, तो देखिए बहुत दिनों तक ये मामला, ये जो धुंध लगी है, ये धुंध छटेगी, और धुंध छटने के बाद निश्चित रूप से बादल हटेंगे, कोहरा छटेगा और सूरज निकलेगा, साफ सफाई होगा। अभी ये क्या सीबीआई जांच की आप कोई संस्तुति करने जा रहे हैं या एसआईटी पे ही आप लोग अभी वो रहेंगे? ये बात तो मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। आप लोगों का और कोई प्रश्न हो तो पहले पूछ लीजिए। धामी सर, हाँ, एक ही मेरा सवाल है, राम जी विकास को लेकर योजना के बारे में बयान किया आपने, आपको लगता है 11 साल सरकार को लाने क्यों लगा दी? बहुत पहले आना चाहिए विकास अध्यक्ष जी से मेरा ये सवाल था कि कुछ पार्टी के आपके नेता जो आपका ऑफिशियल स्टैंड है उससे अलग होके बात कर रहे हैं, तो उन पे कोई आप कार्रवाई करेंगे क्या? देखिए, वो हमारा इंटरनल मामला है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो एक बड़ी बात है वो ये है कि हमारे राज्य के अंदर जो भ्रम की स्थिति बनी है, जो उनके परिवार को कष्ट हुआ है, और जो परिवार की बेटी गई है, हम सबका परिवार है, पूरा राज्य है। मैं तो ये कहता हूं कि अभी आपने भी कहा, जैसे आपको भी भाई साहब कुछ पता हो तो उनके बारे में बताइए, जरूर हम जो है इस पर करेंगे जांच। बिल्कुल जो है, मैं बहुत संवेदनशीलता से बोल रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। हम किसी जांच से कहीं जाने वाले नहीं है। हमें जो जांच की आवश्यकता पड़ेगी हम वो सब जांच करवाने को तैयार है। आपको पता है, पिछली बार छात्रों का मामला आया था, तो छात्रों के मामले में हमें लगा कि भाई 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, और सच में छात्रों को लग रहा था कि कोई इसमें गड़बड़ है, क्या है। तो हम गए, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पेपर आ गया, बाहर आ गया, एक बात थी, तो उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो हमने सीबीआई जांच की संस्तुति करी और उसके बाद पूरी कमेटी बैठा ली। कमेटी बैठाने के बाद हमने उस परीक्षा को भंग भी कर दिया। इसमें भी अब जिन्होंने शिकायत करी है, उस अगर वो उनकी मनसा अगर साफ है, वो न्याय दिलाना चाहते हैं, हम भी न्याय दिलाना चाहते हैं। हमारी बेटी है, हमने न्याय के लिए ही उसके लिए इतना संघर्ष किया कि एक दिन भी आरोपी तीनों के तीनों जेल से बाहर नहीं आ पाए, एक दिन भी जेल से बाहर नहीं आए। उम्र कैद की सजा हो रही है। अगर मान लिया जाए कि यहां पर महेंद्र भट्ट जी हैं, ये हमारे महामंत्री हैं, अगर ये किसी आरोप में दोषी होंगे और जेल ये चले जाएं, प्रभारी जी हमारे, बताइए मुझे, तो अगर ये जेल जा रहे होंगे, सजा हो रही होगी, तो क्या इनका नाम नहीं बताएंगे? उन तीनों ने नाम बताना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रकरण आया है, बहुत गंभीर प्रकरण है। मुझे लगता है कि आप लोगों को क्या ये नहीं लगता कि भाई एक नाम बोल दिया ऑडियो से, ऐसा ही ऑडियो पेपर लीक के मामले में भी हुआ था। अब हमें तो ये लग रहा है कि ये कोई क्या है कि पेपर लीक में भी इसी प्रकार का ऑडियो बनाया जाता है, उसके बाद हंगामा किया जाता है। इसके बाद जो है कुछ लोग, कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटी अंकिता को बार बार उसकी आत्मा को इस तरह से करके राज्य के अंदर एक माहौल खराब करके अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो है
वो उसको आगे, अरे भाई राजनीति करने के और बहुत सारे रास्ते हैं। हम लोग राजनीति करने के लिए उत्तराखंड की जनता के विश्वास के लिए काम कर रहे हैं, उत्तराखंड की जनता के लिए काम कर रहे हैं। आप अच्छे मुद्दे लाइए और इस मुद्दे पर हमारा बिल्कुल स्टैंड क्लियर है, हम हर जांच के लिए तैयार है। आपको कोई षड्यंत्र कर रहा है, नहीं, आप एक मिनट रुकिए, एक एक करके मैं सबसे बोल रहा हूं, मैं तो खुद ही आपसे पूछता हूं। आप बताइए, आपको लग नहीं रहा है कि षड्यंत्र है? अगर ये मोबाइल बंद करके जाना, एक ऑडियो रिलीज करके, एक ऑडियो रिलीज होता है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां नहीं होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होती है, और हमारे जो प्रभारी जी का नाम लिया गया, प्रभारी जी ने अपने, आप लोग भी सोशल मीडिया देखते हैं, पुलिस ने भी वेरीफाई कर लिया, सारे अकाउंट ट्विटर सब देख लिए उनके, वो पिछले उस दिन 10 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में उत्तराखंड में उनका आना ही नहीं हुआ कभी। ये तो आप लोगों ने भी सारा रिकॉर्ड देख लिया होगा, उनकी जो पुरानी फेसबुक इत्यादि देख लेंगे तो उसमें आ जाएगा सारा। अब आप स्वयं अंदाजा लगाइए, अगर उनके पास कुछ है तो भागे क्यों हैं? चलिए, क्या सुरेश राठौर और दुष्यंत गौतम की व्यक्तिगत लड़ाई का परिणाम है क्या ये? देखिए, वही उसी के लिए तो हम लोग जांच कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने बोला है तो क्यों बोला है। वो आए और वो बोले और उनको जवाब तो देना पड़ेगा। वो उनके घर में भी हम लोग गए हैं, पुलिस गई है, प्रशासन के लोग गए हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। हम लोग अनेक माध्यमों से उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं कि सुरेश जी आइए और बताइए, भाई कुछ आपने, इतनी बड़ी बात हो गई है, इतने लोगों के मन में शंका पैदा हो गई है, राज्य के अंदर लोग जो है अविश्वास की स्थिति से गुजर रहे हैं। आए आप, मैं तो उनसे निवेदन कर रहा हूं कि वो आए, कोई सबूत दें, और मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूं कि कोई किसी में बचने वाला नहीं है। जो प्रदेश में सरकार की तरफ से क्या ऐसे लोगों को आप अपील करेंगे कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर सियासत न करके एक संतुलन बनाए, ताकि वाकई। मैंने कहा कि देखिए, जिन लोगों को जनता बार बार बाहर का रास्ता दिखा रही है, वो बेटी अंकिता को अपना हथियार न बनाए। बेटी अंकिता के हत्यारों को, उनके आरोपियों को, उनको अपराधियों को सजा देने का काम सरकार का है, और हम प्रतिबद्ध होकर, संकल्प होके ये कहना चाहते हैं कि कोई नहीं छूटने वाला है। जिसने भी जो है न पहले छूटे हैं, न कहीं किसी का नाम आएगा तो कोई छूटेगा। कोई वीआईपी नहीं है, एसआईटी भी ये कह रही है कि कोई वीआईपी नहीं है। संदेह की स्थिति में गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन ये जो पूर्व विधायक का बयान है, जो रिकॉर्डिंग आई है, वो आपके परिवार के बीच से आई है। भारतीय जनता पार्टी के वो पूर्व विधायक रहे, संदेह इसलिए ज्यादा होता है, शायद वो उस स्थिति को जानते होंगे। नहीं, देखिए ऐसा है, एक तो मैं आपको बताऊं कि वो हमारी पार्टी में थे, लेकिन पिछले 1 साल 1.5 साल पहले, साल भर हो गया, 1 साल से ज्यादा समय लगभग हो गया है कि वो पार्टी में नहीं है। पार्टी ने उनको जो भी ये प्रकरण हुए, इन्हीं सब प्रकरणों के कारण से पार्टी से निष्कासित किया था। और देखिए, अगर उनके पास सच में ये बात भ्रम की बनी तो उनको आना चाहिए सामने, वो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो आकर उनको बताना चाहिए, नहीं मैं तो, आप लोग प्रश्न करिए, नहीं तो फिर मैं भी कुछ प्रश्न कर लेता हूं आप लोगों से, अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो। नहीं पूछे, जिसको जितना कड़वा प्रश्न पूछना उतना पूछ ले, लेकिन पूछना अच्छे से। आपकी तरफ सरकार ने ये कहा कि वीआईपी नहीं है, आपकी एसआईटी जिन्होंने जांच की थी उन्होंने भी कहा वीआईपी नहीं है, संगठन की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है ये कहा जा रहा है वीआईपी नहीं है। अंकिता भंडारी के संबंध में एक आदमी बताइए, इस पूरे सभी पत्र, अरे तुम्हारा सवाल मैंने ले लिया, चलो ले लिया। अब जो आगे आप आगे बोल रहे, मैं आगे आप जो आगे बोलने वाले हैं, मैं उसका जवाब भी दे दूंगा। अगर मैं यहाँ आया हूं तो मैं जानता हूं कि आप क्या पूछने वाले हैं उससे आगे। और मैं सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता हूं, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने वाले आप ही होंगे। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत बधाई। अब देखिए, ऐसा आपके जितने, नहीं रुक जाइए, मैं पूछूंगा ना, सबके जवाब दूंगा भाई। अब अरे यार आलोक रुको, चलो रुको। आज तक अब तक की जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आपको जो जवाब नहीं मिले, आज मैं सारे जवाब देने के लिए ही यहाँ आपके बीच में आया हूँ। जो भी कमी पेशी है आज मैं सबका, अरे मैं आप ही का जवाब दे रहा हूँ, तुम्हारा दे रहा हूँ। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मैं बहुत पहले से जानता हूँ तुम्हें। देखो भैया, देखो आपके सारे सवालों के जवाब ये पहले दिन से, जब से लिखा गया, जो केस डायरी है
उस केस डायरी में ये जो आपने कहा ना, इसके सारे जवाब हाईकोर्ट में लगे हैं और हाईकोर्ट ने और उन्होंने एसआईटी ने सारी चीजें हाईकोर्ट में जमा करी है, उसके बाद ही इसका निर्णय आया। चलिए हो गया। अब फाइनल में जांच बताएंगे क्या आगे कुछ और जांच होगी कि नहीं होगी, आप फाइनल नहीं, अभी पहले प्रश्न पूछो ना सब लोग। स्वामी सर जवाब दिया ही नहीं आप। स्वामी सर दे दिया, जवाब दे दिया ना। स्वामी सर मेरा सवाल है अब ये कल ये मत चला देना कि जवाब नहीं दिया फिर। हाँ, दे दिया। स्वामी सर आपने कहा कड़वा सवाल, आपको एक कड़वा सवाल ये है क्या 2027 चुनाव के पहले आपकी पार्टी के कुछ लोग आके जेल करते इसकी कॉन्स्पिरेसी करके तिवारी कार्यकर्ता योजना का लाभ उठा रहे हैं। नहीं, आपने पार्टी के अंदर कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है आपके खिलाफ, तो नहीं चाहते 27 नहीं, हमारी पार्टी में कॉन्स्पिरेसी जैसी कोई चीज नहीं है। देखिए, मैं तो लगातार पिछले 4 वर्षों से भी अधिक समय से इस दायित्व में काम कर रहा हूं, सभी के सहयोग से काम कर रहा हूं, पार्टी हाईकमान का भी, हमारे वरिष्ठ लोगों का भी, सभी पार्टी कार्यकर्ताओं का साथ है और ये हर पार्टी में होता है। थोड़ा बहुत ऐसी चीजें चलती है, कोई ऐसा विशेष नहीं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। नहीं, अभी मंदिर एक रह गया। अब चलिए आपके, हाँ, अब लास्ट प्रश्न पूछ लीजिए। आपका मैं अलग से दूंगा, आप अलग से बात। अब लास्ट बात, अब हो गया, बस चलिए हो गया। आप बोले, चलिए एक लास्ट। भारती जी तो अलग से पूछ लेती हैं मुझसे, कोई चिंता नहीं। सुरेश राठौर और उर्मिला राठौर के चर्चे चल रहे हैं। पुलिस को दोनों को पकड़ने में इतना समय क्यों लग रहा है? क्यों आप उन्हें ये समय दे रहे हैं कि आप स्वेच्छा से आइए और हमें सबूत दीजिए, जबकि आप खुद कह रहे हैं कि माहौल प्रदेश का खराब हो रहा है। आपको तो उन्हें लेके आ जाना चाहिए था। क्या हम ये समझे कि सब मामलों में प्रक्रिया ऐसे ही रहेगी कानून की जैसे इनमें रखी गई है? आपको जानकारी है उनके बारे में, कहाँ है करके? सर, मैं कानून रहा हूँ तो आप भी मदद करिए ना हमारी। हम तो पकड़ ही रहे हैं उनको, हम पकड़ ही रहे हैं उनको। आप नहीं, आप बताइए ना, पुलिस ढूंढ रही है ना, आपको पता है रोज उनके घर में नोटिस दे रही है, जगह जगह छापेमारी हो रही है, जगह जगह जा रही है, देश के अंदर उनके मोबाइल लोकेशन निकाली जा रही हैं। तो कहीं आपको भी जरूरत हो तो फिर बता दीजिए। तभी तो कह रहा हूँ, आप भी बता दीजिए कुछ हो तो। ये तिवारी की सवाल पे आएगा, ये इसलिए सवाल ये इसलिए भी उठ रहा है सर मामला, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 3-4 महीने से सरकार, अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, 3-4 महीने से अचानक से माहौल बनाया जा रहा है, अलग अलग मुद्दों को बहुत तेजी से उठाया जा रहा है। तो देखिए, सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी एक बहुत अच्छा कार्यक्रम जो हमारे सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले, दूर दराज गांवों में रहने वाले गरीब जनता, उनके बीच में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, ये कार्यक्रम चल रहा है। और इस कार्यक्रम में लगभग 1.5 लाख के लगभग लोगों ने अभी तक प्रतिभाग कर लिया है। अनेक लोगों को उनके गांव के पास में, घर के पास में, जिनको अपने काम करवाने के लिए मुख्यालय आना पड़ता था, जिला मुख्यालय जाना पड़ता था, कई धनराशि खर्च करनी पड़ती थी, साधन लगाने पड़ते थे, उन सब के घरों के पास जाकर काम हो रहा है और बहुत उत्साह इस कार्यक्रम को लेकर लोगों का है। तो बहुत विकास के काम भी हुए हैं। आज राज्य हमारा नवाचार के मामले हों, ऐतिहासिक निर्णय लेने हों, विकास के प्रकरण हों, आज देश के प्रमुख राज्यों में हमारी गिनती हो रही है। बहुत सारे क्षेत्रों में हम पहले नंबर पर हैं और जो हमारे प्रतिपक्ष के हमारे मित्र हैं, उनको ये सहन नहीं हो पा रहा है। उनको पता है कि जनता का विश्वास उनके साथ नहीं है, तो इसलिए इस प्रकार के कुचक्र, इस प्रकार के षड्यंत्र करने का लगातार वो इसके लिए काम कर रहे हैं। तो जनता सब जानती है, फैब्रिकेटेड माहौल ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। हाँ, मैं अब चूंकि आप लोगों ने, सब लोगों ने सारे प्रश्न कर लिए हैं, मैं इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में राज्य की जनता को भी कहीं न कहीं सबने संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे पर विशेष रूप से अपनी भागीदारी भी की है, अपना मत भी दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित उनके माता पिता, परिवार के लोग उनके हुए हैं। मैं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में उनकी मां से, उनके पिता से बात करूंगा। बात करने के बाद कानूनी रूप से सभी चीजों का अध्ययन करने के बाद
उनका जो भी हमारे लिए, जो भी वो अपनी बेटी के न्याय के लिए चाहते होंगे, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।